हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी प्लस में। टीचर्स एकेडमी प्लस में आपको जैसे मेरे पास कमेंट आए थे, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी आया था कि भैया जैसे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है हमें, वैसे हम हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप चैनल लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक और आपको एक्स हैंडल भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे आज के लिए देखिए, हमारा जो मोटो है स्कूल से लेके सफलता तक, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भैया हमें बेसिक चीज़ों में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या है, तो हम बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रख के सारी चीज़ें बताते हैं। तो बेसिक चीज़ों में आपको मोस्टली क्रिएट हो रही है, तो उन चीज़ों को लेके भी आप निश्चिंत रहिए कि इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्कूल से लेके सफलता तक हमारा मोटो यही है कि बेसिक चीज़ें यानी अ से लेके ज्ञान तक, यानी अ से लेके ज्ञान तक हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें लिंक से के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल हैंडल है, चैनल हैंडल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और प्लेटफ़ॉर्म का क्यूआर कोड भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही टेलीग्राम का है और ऐसे ही इंस्टाग्राम का है। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको कनेक्ट होने के लिए इसका मोटो क्या है कि आपको जैसे भी हमारी क्लास ऑनलाइन होती है, तो क्लास की सारी नोटिफ़िकेशंस आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर क्लास ऑनलाइन होने से पहले आपको मिल जाएँगे, जिससे कि आपकी क्लास का कोई भी क्लास छूटे ना। बाकी रही बात, मुझे कमेंट आ रहे थे भैया रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, तो एक्चुअली क्या है कि हमारा स्टूडियो सेटअप हो रहा है, तो अभी थोड़ा-सा समय लगेगा रेगुलर क्लासेस होने में। तो बीच-बीच में मैं टेस्ट और हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस आपकी हिंदी की अभी रहेंगी, ठीक है? तो इसमें चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में आप जितना भी आपने अभी तक 6 क्लास हुई है वर्णमाला की, उसमें जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, तो वो सारी चीज़ें आपको आज उसके क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको बतानी होंगी कैसे है, क्या है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए क्वेश्चन स्त्रीलिंग नहीं है, जैसे भी हम कभी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट यही होती है कि हम ये सारी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं कि स्त्रीलिंग नहीं है। यानी स्त्रीलिंग का जैसे नहीं वाला ऑप्शन है, तो ये हम मिस कर देते हैं। हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, तो हम ये यही पढ़ते हैं कि बस निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण स्त्रीलिंग है, यानी हम नहीं को जल्दबाज़ी में छोड़ देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो यहाँ पूछा है नहीं है, कौन-सा नहीं है? तो हमने कौन-कौन से बताए थे, वर्णमाला के अंदर 3 ही अक्षर हैं जो स्त्रीलिंग है। कौन-कौन से हैं? ई है, ई है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये है, ई है आपका, ई भी है और ऋषि है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऊ, यानी हमारा ऊ जो है क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर है ऊ। तो स्त्रीलिंग हमारा ई भी है, ऊ भी हो और ऋषि भी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, यानी उच्चारण हमने बताए थे कितने प्रकार के बताए थे? 5 प्रकार से। कौन-कौन से होते हैं? कंठ से होता है भैया, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, दंत से होता है और ओष्ठ से होता है। ये 5 प्रकार के हिंदी में हमने आपको बताए थे। कौन-कौन सा वर्ग आता है इसमें? क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, प वर्ग आता है। ये सारी त वर्ग आता है। ये पाँचों वर्ग भी हमने आपको बताए थे। तो बताइए, आपका समय होता है शुरू, अब बताइए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? अच्छा ठीक है। तो आप बताइए, जैसे कंठ तालु, तालु तालु में कौन सा वर्ग आता है? क से कंठ, कंठ से कौन सा वर्ग होगा? क वर्ग। कंठ तालु, ऐसे क्रम से याद रखिए, कंठ से तालु से, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। ये अगर हम क्रम से याद रखेंगे तो ऐसे ही क्रम से हम वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग और प वर्ग। ये वर्ग और तालु, ये उच्चारण स्थान, ये क्रम से दोनों याद रखेंगे तो दोनों मैच रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने तो ये कौन सा पूछा है? तालु। तालु कौन से पे आता है? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? पहले पे आता है क वर्ग। कौन सा आता है? क वर्ग। पहले पे क वर्ग आता है, दूसरे पे कौन सा आता है? दूसरे पे आता है हमारा च वर्ग। तो च वर्ग का कौन सा अक्षर है? क्या क वर्ग में है? नहीं भैया, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ड आता है? नहीं, तो ये तो ट वर्ग में आता है ड। तो क्या छ आता है? हाँ भैया, छ आता है। छ वर्ग कौन से में आता है? च में, च, छ, ज, झ, अइया। तो ये कौन कौन से आते हैं? 5 आते हैं। तो ये हमारा च हो गया। ये म का उच्चारण स्थान कौन से वर्ग से है बताइए?
इसका म का क्या किस से है उच्चारण स्थान कहाँ है, म का किस में आता है, म किस में आता है, त थ द ध न नहीं आता है, किस में आता है प, क्योंकि ये किस में आता है ओष्ठ में, किस में आता है ओष्ठ, तो भैया किस में आता है ओष्ठ में आता है, तो ये आता है ओष्ठ में, ठीक है। तो ओस्ट में आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये आपने क्वेश्चन दूसरे का आंसर अच्छे से समझ लिया होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 3, लुंठित यानी लुंठित ध्वनि कौन सी है? लुंठित ध्वनि के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, वैसे मैं लुंठित ध्वनि बता देता हूँ। ये क्या है? र है लुंठित ध्वनि। ये क्या है? ये किस में आते हैं? नासिक में आते हैं। वैसे मैंने बताया था ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा आता है? नासिक में। ये किस में आता है? नासिक में। ये तो सिंपली अपना स्पर्शी व्यंजन है। चलिए, तो आपका कौन सा आ गया? ये कौन सा है आपका? ये वाला र, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 4। 4 संख्या क्या कहता है? 4। अच्छा, इसमें आपने अभी अल्पप्राण और अघोष नहीं पढ़े हैं। अल्पप्राण और अघोष नहीं पढ़े हैं। अघोष क्या होता है? जैसे एक प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 और प्लस श, 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 ये क्या क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बाकी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये सघोष अघोष मैं पढ़ाऊंगा अभी, अभी हमने पढ़ाए नहीं है, अभी हम पढ़ाएंगे। तो अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। वैसे इसमें ओष्ठीय और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? अगर ये कौन सा है? ओष्ठीय और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन सा है? ओष्ठीय ओष्ठीय वर्ग कौन सा था? प, फ, ब, व, म। तो ये प वाला ये हो गया। इसमें प दो हैं, दो दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा ए और डी। चलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, उच्चारण की दृष्टि से व क्या है? व का उच्चारण स्थान मैंने बताया था, बताइएगा कौन सा है व का उच्चारण स्थान? क्या ओष्ठी है, क्या कंठ तालव्य है, क्या दंत ओष्ठ है, या कंठ ओष्ठ है? बताइए जी। जी, जी। बी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बताइए। अच्छा, चलिए ठीक है। मोस्टली बच्चों ने 1-2 बच्चों ने ही सही दिया है, बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है। चलिए ठीक है, ये कौन-सा है? दंत ओष्ठ्य, यानी दाँत और ओष्ठ के मेल से क्या होता है? व का उच्चारण क्या होता है? दंत ओष्ठ्य व से उच्चारण होता है। चलिए ठीक है, व बोलेंगे तो देखिए जीभ का जो अगला हिस्सा है, जीभ के आगे वाला हिस्सा दाँतों से मिलता है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 6, हंस पद। अच्छा, मैंने अभी आपको ब्राह्म चिन्ह नहीं बताए हैं, तो अभी ब्राह्म चिन्हों को आप रहने दीजिए। ब्राह्म चिन्ह मैं कराऊंगा, एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे मिलके ब्राह्म चिन्ह। चलिए ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ हंस पद ब्राह्म चिन्ह कौन सा है। तो हंस पद ब्राह्म चिन्ह ये आता है, जैसे कहीं हमने त्रुटि लिख दी। जैसे अगर हंस पद ब्राह्म चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। जैसे हमने अ लिख दिया, ठीक है। के बाद आना था आ, ठीक है। क्या आना था? आ के बाद क्या आना था? आ। लेकिन हमने लिखा क्या? ये आन लिख के हमने लिख दिया ई, ठीक है। ई लिख दिया। तो अगर यहाँ हमें यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम हंस पद का प्रयोग करके ये ऊपर लिख देंगे। चलिए ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। चलिए ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ये पीडीएफ आपके पास ऐसे के एज इट इज पहुँच जाएगी। चलिए ठीक है। चलिए, ये हो जाता है, ठीक है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। ए के उच्चारण और ए के उच्चारण में, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? ए का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? इसका कहने का मतलब है ए के उच्चारण में ए डैश डैश और डैश 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 की सहायता से, यानी ए का जो उच्चारण स्थान है वो किस किस की सहायता से बोला जाता है? बताइए, किस किस की? ए में ए का प्रयोग कैसे होता है? बताइए। मैंने बताया था ना ए का प्रयोग कैसे होता है। अ प्लस ए से होता है ना, अ प्लस ए से क्या होता है? बराबर ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो यही तो बताया था मैंने, अ प्लस ए से क्या बनता है? ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये भैया दंतोष्ठ से होता है। किससे होता है? किससे होता है बताइए? दंतोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ से। अ का उच्चारण कहाँ से होता है? क से, कंठ से। अच्छा, ए का ए मैंने बताया था, ए यहाँ लिख लेते हैं। ए का ए कैसे बनता है? ए कैसे बनता है? ए बनता है अ प्लस ई के मेल से, यानी अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। चलिए, आज थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, तो उसकी वजह से राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो इसको आप माइंड ऑफ कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ें वैसे समझ में आएंगी, समझाने का मोटो ज़्यादा है। चलिए ठीक है। तो इसमें बताइए अ प्लस ई, यानी अ प्लस ई से मिला ए बन गया ए। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण के स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। हमने ई का उच्चारण स्थान बताया था ना, ओष्ठ है। तो ओष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ मिलके क्या हो गया? कंठोष्ठ, यानी कंठ प्लस सॉरी, ई का स्थान क्या है? तालु, तालु। क्या है? तालु से, सॉरी, ई का स्थान क्या होता है? तालु से। ई ई ई तालु से आएगा ना, सॉरी, कंठ ओष्ठ यानी तालु से, ठीक है।
तालु से क्या होता है, कंठोष्ठ से तो किससे होता है, कंठोष्ठ से होता है ओ का उच्चारण। तो ये कैसे होता है, तालु से, तो कंठ तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान है तालु। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे बोलने में, मैं ई, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो ये ई का किससे होता है, तालु से। ई का उच्चारण स्थान है तालु, तालु से हो गया। अ का किससे है, अ का किससे है, कंठ से। किससे है, कंठ से, कंठ से। किससे है, कंठ से। तो तालु प्लस कंठ मिलके कंठ और तालु का उच्चारण होता है एक। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 8, 8 पे आ जाते हैं। देखिए हमने थोड़े से समय में ही 6 से 7 क्वेश्चन, हम इस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम जो क्वेश्चंस हैं इनको पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है मिक्स क्वेश्चंस भी, हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। या सफिशिएंट कोई एग्जाम आता है, सीटेट वगैरह वगैरह का, जो भी किसी का एग्जाम पहले आता है, तो उसके हम मिक्स क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करते रहेंगे, उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे हिंदी की। चलिए ठीक है। कंठ ओष्ठ में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है, अच्छा कोष्टक में, सॉरी, कोष्टक में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है। ब्राह्म चिन्ह का नाम, अभी ब्राह्म चिन्ह मैंने कराया नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ, ये क्या है, अर्ध ब्राह्म है। यानी पूर्ण ब्राह्म। कहीं पे भी हम कहीं पर भी वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम अर्ध ब्राह्म कहते हैं। चलिए ठीक है, अर्ध ब्राह्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आपको अभी मालूम पड़ गया होगा। बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। इसमें पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग मत समझ लेना कि भैया पुल्लिंग पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं है। तो कौन से पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें बताइए वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, बताइए। जी, जी। अरे भाई, ये ऑप्शन सी वाला तो पुल्लिंग है। क्या मैंने ये बताया था, मैंने क्या स्त्रीलिंग में कौन, ये मोस्टली पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है भैया, ये स्त्री बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग में मैंने क्या कौन कौन से बताए थे, 3 बताए थे, ई, ई और ऋषि। क्या बताए थे, ऋषि। ये कितने बताए थे, 3 बताए थे। इसके सिवा जो भी है वो सारी चीजें क्या है, पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा है, ये नहीं होगा, ये होगा कौन सा, डी। चलिए ई प्लस ए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। स्वतंत्र होता है, किसका होता है, व्यंजन का होता है भैया, बताइए। अंतस्थ व्यंजन का, अंतस्थ का होता है, नहीं होता भैया। क्या अयोगवाह का होता है, नहीं होता। तो क्या व्यंजन व्यंजन का होता है, नहीं भैया। व्यंजन का तो प्लस स्वर से होता है, स्वर भी तो आते हैं। तो स्वतंत्र रूप से किसका होता है, स्वतंत्र रूप से होता है स्वर का। चलिए ठीक है, किसका होता है, स्वर का। तो स्वतंत्र जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, जिन ध्वनियों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ठीक है, मुख से निकलते, केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलती है। क्या वृत्ताकार स्वर होते हैं, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होते। क्या निस्सार स्वर होते हैं, क्या समृद्ध स्वर होते हैं, क्या अनुनासिक होते हैं भैया। अनुनासिक में तो, अनुनासिक हमने पढ़ लिए हैं, अनुनासिक में तो मुंह और नाक से निकलती है। ठीक है, अनुनासिक हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, समृद्ध स्वर भी पढ़ लिए हैं। समृद्ध स्वर तो रचना के आधार पर या उस उच्चारण के आधार पर होते हैं समृद्ध स्वर, तो हमने पढ़ लिए हैं भैया, ये भी नहीं होते। क्या निर्नासिक हो, निर्नासिक स्वर होते हैं या निर्नुनासिक स्वर होते हैं भैया, इनकी नाक से हवा नहीं निकलती, उन्हें निर्नासिक स्वर कहते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नया होगा, आपको भी थोड़ी सी मजे आए होंगे इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 12, ढ वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है, बताइए। ढ किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है या त वर्ग में आता है, बताइए कौन से वर्ग में आता है। और उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी वर्ग कौन सा है इसका, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है या पंचम है। तो इसका कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग कौन सा है, तो भैया बताइए। ड किस में आता है, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, च छ ज झ अ, ठीक है, ट ठ ड ण। तो भैया कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कौन सा होगा, चौथा। यानी चौथा, यानी ट वर्ग, ट वर्ग का चौथा स्थान। ठीक है, ये याद है ना, ये स्पर्शी व्यंजन का आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सारे वर्ग याद होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के लिए मैंने बताया जैसे क्रम से आप क वर्ग, च वर्ग,
टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग करेंगे, उसी हिसाब से आप कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 13, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये इस पर बहुत ज़्यादा मैंने समझा के डिटेल्स भी कराई थी, फर्स्ट क्लास में डिटेल्स है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से पहली क्लास से आके आप देख लीजिएगा। तो बताइए क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। वर्ण समूह किसे कहते हैं बताइए? हमने वर्ण समूह के बारे में बताया था, वर्णमाला के बारे में बताया था, अक्षर के बारे में बताया था। बताइए, बताइए क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं क्या? बताइए, वर्ण पे टिक कर दूं? बताइए किससे कहते हैं? चलिए ठीक है, ये क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें अच्छे से होंगी। ठीक है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए। हर्ष स्वर मैंने बताए थे कितनी है, और कौन कौन से हर्ष स्वर हैं, ये बताइए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और कितनी संख्या है इनकी? बताइए। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनमें सबसे ज्यादा कम समय लगता है वो कौन से हैं? हमने क्या बताया था? था। मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें। आ था, ई और ई, यही तो बताए थे हमने ह्रस्व स्वर। और कोई बताया था? बताइए कितने हो गए? चार। कितने हो गए भैया? चार हो गए। चलिए ठीक है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ये मैंने आपको छठी क्लास यानी पांचवी या छठवीं क्लास में कराया है। ऐसी कौन सी मात्राएं, दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उन्हें समावेश स्वर में क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता मैंने बताइए, ये भी बताया था मैंने क्यों नहीं किया जाता। तो कौन कौन से? अंग और आ। अंग और आ। ये सॉरी, ये नहीं, ये अंग और आ, ये ठीक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने ये भी बताया था आपको, ये स्वर क्यों नहीं है, व्यंजन क्यों नहीं है, व्यंजन न होने का कारण क्या है, स्वर न होने का कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी डीपली, आप क्लास में जाके देख सकते हैं। ये कोर्स चल रहा है आपका फुल डीपली चल रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम रहेगा उसमें हिंदी जो कवर करता होगा उसमें कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। चलिए ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से समलम ध्वनियों को कौन सा वर्गीकरण है? समलम ध्वनियाँ, ये संयुक्त ध्वनियाँ अभी हम पढ़ाएंगे, द्वैत ध्वनियाँ भी पढ़ाएंगे। ये कौन सा है? संपृक्त ध्वनियों को कहते हैं। समलम वर्गीकरण का कौन सा होता है? संप्रप्त ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए ठीक है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी दोगुना समय, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो, और दीर्घ स्वर से और ज़्यादा लगता हो। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा है और ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा है, तो उन्हें क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए ठीक है। प्रश्न 18, बताइए वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? अरे यार, ये तो इजीली है, बताइए कितनी बताई थी मैंने? याद है? नहीं याद है? चलिए ऊष्म ऊष्म बताइए। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या बताइए कितनी है? बताइए कितनी है? कितनी है ऊष्म व्यंजनों की संख्या? अरे बता दो कितनी है? चार। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कौन कितनी है? बताइए कितनी है? 25, यानी 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है। तो स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए। ये तो मैंने बताया था अभी जस्ट, हम तीसरा चौथा क्वेश्चन करके आए हैं। बताइए एक बार। हाँ, कंठ और तालव्य, यानी तालु और कंठ से उच्चारण होता है। चलिए ठीक है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है हिंदी शब्दकोश में? अगर देखिए अभी हमने वैसे तो इसका आंसर छ होगा। कैसे भैया? छ कैसे होगा? क के बाद तो ख आता है, लेकिन ख बिल्कुल नहीं है। कैसे होता है? देखिए उसके लिए हमें शब्द को समझना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक क्लास ले लेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है। जैसे क, ठीक है, क। अगर छ की बात करें तो छ बना कैसे है? ये तो मैंने बता दिया था, छ बना कैसे है। क प्लस स प्लस अ, ठीक है। तो क के बाद कौन सा आएगा? छ आएगा, क्योंकि क से भी स्टार्ट है इसलिए। ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यहाँ गौर कीजिएगा। भाषा की सार्थक
लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा जैसे बोलेंगे तो उसकी क्या मात्रा बोल रहे हैं? मात्रा आता है क्या? शब्द आता है? अर्थ आता है या वर्ण आता है? लघुत्तम इकाई को सार्थक पूछ रहा है ये। लघुत्तम इकाई ने पूछ के सार्थक लघुत्तम इकाई, इस पर ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है। चलिए बताइए कौन सा होता है? अर्थ होता है, शब्द होता है, या मात्रा होती है, वर्ण होती है? बताइए, चलिए जल्दी बताइए। हम्म, बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है? शब्द होता है भैया, क्या होता है? शब्द होता है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत का वर्ण कौन सा है? तो हमने कौन सा बताया था? दंत्य वर्ण कौन सा बताया था? त वर्ग, यानी त वर्ग में दंत्य वर्ण त, थ, त, थ, द, ध और न। और क्या था? न, त, थ, द, ध और न। भैया इसमें तो इसमें से कोई नहीं है, न तो त है, न थ है, न द है, न ध है। आपने तो यही बताया था, त, थ, द, ध, न। अरे भैया इसमें और कौन कौन सा है? अभी हमने ऊष्मी व्यंजन नहीं पढ़े हैं, तो ऊष्मी व्यंजन में से भी है। इसमें ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं? इसमें ऊष्मी व्यंजन भी दो हैं, कौन से? श और ह। तो स का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ढ। बताइए क्या है ट का उच्चारण स्थान? त का उच्चारण स्थान है मूर्धा। भैया क्या बताया था? मूर्धन्य बताया था हमने। क्या बताया था? मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या बताया था? मूर्धन्य बताया था। चलिए ठीक है। अच्छा, स का क्या है? स का है दंत। क्या है? स का दंत। तो आंसर क्या हो गया? स। आंसर क्या हो गया? स हो गया। चलिए ठीक है। आपको स हो गया। ह का उच्चारण स्थान क्या है? चलो ह का उच्चारण स्थान मैं यही बता देता हूँ। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ह का उच्चारण स्थान यही बता देता हूँ। ह का उच्चारण स्थान है, चेंज कर लेते हैं कलर हम, ठीक है। ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो ह का उच्चारण स्थान है कंठ। चलिए ठीक है। प तो आपको पता ही है कौन सा है? ओष्ठीय व्यंजन है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक भैया हमने अनुनासिक तो पढ़े थे ना। अनुनासिक कौन से हैं बताइए? अनुनासिक कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर या वर्ण क्या है? अनुनासिक है। तो कौन कौन सा था? पांचवा अक्षर क्या होता है? अंग, अया, ण, न और म। तो कौन सा है इसमें? क्या इसमें ण है? नहीं है। ण है? नहीं है। अया है? नहीं है। न है? नहीं है। तो कौन सा है? म। म हो गया। कौन सा व्यंजन है ये? ओष्ठीय व्यंजन। कौन सा है? ओष्ठीय व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष, अघोष, घोष और अघोष अभी पढ़े नहीं है आपने, तो इसके बारे में, जैसे घोष के बारे में बताते हैं, अ, अघोष के बारे में लिख लेते हैं। बस छोटी सी ट्रिक है एक, आप याद रखेंगे तो याद रहेगी। अघोष यानी ये स्वतंत्रताओं के आधार, स्वतंत्रताओं के आधार पर बटे हुए हैं घोष और अघोष। तो अघोष के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? अघोष के बारे में। अघोष, अघोष के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले अघोष समझ लेते हैं। अघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और श, तीनों स, यानी तीनों श आएंगे। स, स और स, ये तीनों आते हैं। तो ये तीनों और ये प्रत्येक वर्ग का ये क्या होते हैं? अघोष हैं। बाकी सब क्या है? सघोष। तो पहला दूसरा अक्षर देख लीजिए। अब इसमें सघोष पूछ रहा है, तो कब क, हाँ, च वर्ग होता है, ये कौन सा? पहला है, तो भैया ये नहीं होगा। ख कौन सा है? पहला, दूसरा है, ये भी नहीं होगा। क कौन सा है? पहला वर्ग है, पहला अक्षर है, नहीं होगा। तो ग कौन सा है? तीसरा। तीन, चार, पाँच और अ, श, उसमें व्यंजन जो है वो सारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इसमें क्या है? ग। चलो ठीक है। तो ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? स का तो अभी बता के आए हैं, क्या है? दंत। तो ल का भी क्या है? दंत है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत आसान था, अच्छे से समझ लिए। तो क्वेश्चंस को अगर ऑप्शंस के माध्यम से किया जाए, तो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट, ऑप्शंस को भी हटाना भी समझिए। जैसे कैसे? क्या स का दंत से, क्या इसमें दंत है? नहीं है भैया, अभी बताया था। क्या तालव्य में दंत है? नहीं है। कंठीय में दंत है? नहीं है। तो दंत एक ही में, तो इसमें हो गया ऑप्शन, बात खत्म, ये सही हो गया। तो इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनियाँ नहीं है? वर्ण ध्वनियाँ कौन कौन सी बताई थी? कंठ, तालु, ओष्ठ्रम बताई थी। क्या ग्रीवा बताई थी? नहीं बताई थी। तो हटा दो इसको, जो अजीब लग रहा है वो हटा दीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी आप बात है, नहीं है ऑप्शन इसमें। चलिए ठीक है।
किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य के बारे में बताइए। तालव्य उच्चारण तालव्य है, बताइए कौन सा है? कंठ तालु, तालु में कौन सा है? च छ ज ज अइया, कौन सा है? च छ ज ज अइया, तो इसमें कौन सा है? झ। आंसर क्या है? झ। चलिए ठीक है। ये ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी में आए हुए क्वेश्चंस है। ये नहीं है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस इसमें सेलेक्टेड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इनको क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, ये तैयारी करते रहना, घूम फिर के भी आते हैं क्वेश्चंस या इसके और जैसे भी आते हैं वो सारी मिक्स क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, पेपर भी बताएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे अच्छे से कैसे चल रहा है। तो इसमें कौन सा है? झ आ गया। चलिए ठीक है। अच्छे से आपको टिप्स पर वर्णमाला होनी चाहिए। वर्णमाला के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपसे कहीं-कहीं 4 क्वेश्चन 4 से 5 अंक का हो जाता है, कहीं-कहीं आपसे 6 से 7 अंक का भी कवर करते हैं। तो वर्णमाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भर-भर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मैं दिखा दूँगा आपको। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर के स्वर में की जाती है, न व्यंजनों में की जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? अभी तो हम बता के आए थे, कौन-कौन से व्यंजन हैं, कौन न व्यंजन में की जाती है, अंग और अह, अंग और अह। तो किसमें की जाती है बताइए इसमें? ये क्या है? अयोगबाह। अयोगबाह है ये, ऊष्मीय नहीं है भैया, ऊष्मीय से श, 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 ह आते हैं। आगत है? नहीं है भैया, आगत में भी नहीं है। क्या अंतस्थ है? नहीं है। यर लगभग ये भी नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये अंतस्थ व्यंजन भी समझ लीजिए, य, र, ल, सॉरी थोड़ा सा त के हिसाब से बन गया है, फिर भी मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा आज पेन में दिक्कत है, अभी पेन ठीक नहीं है। य, र, ल, व, ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, ऐसे नहीं, ऊष्म व्यंजन के बारे में हम कर लेते हैं। स, श, श और हाँ, ये क्या है? ऊष्मीय व्यंजन है। ये क्या है? ऊष्मीय व्यंजन। आगत व्यंजन आगत आगत में क्या है? आगत में हम बता देंगे आगत कैसे हैं। और जो आगत आए हैं नुक्ता भी अलग, जो अलग से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, उन्हें आगत व्यंजन या आगत कहते हैं उन्हें। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 29 29 यानी 29 में स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? स्वर तंत्रिका के आधार पर अभी मैंने बताया था। स्वर तंत्रिका कौन कौन से, ये कितने भागों में बांटा गया, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। वैसे अभी क्वेश्चंस में मैं करा चुका हूँ। ये कितने? 2 भागों में। कौन कौन से हैं भैया? 2 भाग कौन कौन से हैं? अघोष, अघोष और घोष। ठीक है, सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं, ये 2 हैं। इनको कैसे स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। चलिए ठीक है। यानी अघोष स्वर तंत्रिका यानी जिनका उच्चारण करते समय कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। और जिनका उच्चारण करते हैं वायु को कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? यानी जैसे हमने कमल लिख लिया, ये लिखा हमने कमल, इसका कहने का तात्पर्य क्या है समझिए। कमल लिख लिया, कमल को अब क्या कह रहा है ये? जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो इसका कहने का क्या है? सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है? इसी क्रम में ही तो दिखाया हमने, अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है बताइए? तो ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों का हम विच्छेद कर रहे हैं। क पूरा है, पूरा वर्ण है, इसमें क में क्या है? अ प्लस क है, आधा क और हमने ये वर्ण विच्छेद भी पढ़ेंगे वन बाय वन। हर किसी का वर्ण विच्छेद कहाँ कैसे है? वर्ण विच्छेद में संयुक्त अक्षर का विच्छेद ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं उसे। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? अनुनासिक की सहायता से होता है? नहीं भैया, बिना किसी की सहायता से होता है। हाँ, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। व्यंजनों की सहायता से होता है? नहीं, व्यंजनों का तो खुद स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार की सहायता से होता है? बिल्कुल गलत है। तो किसकी सहायता से होता है? बिना किसी
की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं करता है, यानी स्वर नहीं है। स्वर हमने कौन से बढ़ाए थे, ह्रस्व स्वर बढ़ाए थे, दीर्घ स्वर बढ़ाए थे, प्लुत स्वर बढ़ाए थे, क्या संयुक्त भी कराए थे, द्वित संयुक्त भी कराए थे, नहीं कराए थे। संयुक्त क्या है, संयुक्त है व्यंजन च छ क्षेत्र ज्ञान और श्र, ठीक है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर हैं। ये क्या है ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में कौन सा आता है, ला आता है। अच्छा चलिए, सघोष, यानी सघोष हमने अभी घोष या सघोष किसके आधार पर पढ़ा था हमने, नाद या स्वतंत्र तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सघोष। क्या पूछ रहा है, नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अब 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 33 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया है बताइएगा। चलिए ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे हर स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, या हर स्वर से दोगुना का समय क्या लगता है। ये तो ईजी है, ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं, गुरु स्वर, यानी दोगुना समय लग रहा है तो गुरु स्वर कहते हैं। हाँ, जिन व्यंजनों की ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है वह किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, बताइए। कंपन होता है स्वर तंत्रिका में, कंपन अभी तो मैं बता के आया हूँ कौन सी ध्वनियाँ हैं। स्वर तंत्रिका में कंपन किससे होता है, घोष में होता है। घोष में कंपन नहीं होता है, लेकिन इन्हें स्वर तंत्रिका तंत्री में कंपन होता है। तो स्वर तंत्री में कंपन के हिसाब से हमने कितने प्रकार से बांटा था, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, अघोष और सघोष, ठीक है, ये बांटा। तो चलिए, जिन व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। चलिए, ये डबल हो गया क्वेश्चन, टाइपिंग से ये मैं करा चुका हूँ, आगे आ जाइए। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं, बताइए। अभी तो बता के आया था मैंने, घोष और अघोष अभी तो बताए थे, बताइए। प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी एक और दो वर्ण किस प्रकार के होते हैं, ये कहते हैं घोष। अघोष क्या होते हैं, सॉरी, एक और दो के, एक मिनट, एक और दो क्या होते हैं, एक और दो क्या बताए थे मैंने, अघोष। एक और दो श श ह क्या होते हैं, अघोष। बाकी सब क्या होते हैं, घोष। क्या होते हैं, घोष। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या मैं करा के आया हूँ, हाँ भैया करा के आए हैं। तो कौन से हैं, य र ल व, ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है, ये स्वर हैं। ये क्या है, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये संयुक्त व्यंजन में अभी आगे करा के आया। ऊष्म व्यंजन ये होते हैं, और ये तो स्वर है ये, और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। चलिए ठीक है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन का। चलिए इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण, यानी अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ। इसमें से आप अघोष को पकड़ लीजिए, किसको, अघोष को। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं समझने के लिए। अघोष में क्या बताया था, स्पर्शी व्यंजन तो सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं। कंठीय व्यंजन क्या है, क ख ग घ घ, ये सारे कंठीय व्यंजन है। अघोष क्या है, अघोष में मैंने क्या बताया था, पहला और दूसरा। अघोष में क्या आता है, पहला और दूसरा, पहला भी दूसरा है। तो ये दो ऑप्शन तो लिमिट हो गए, ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए। महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण अल्पप्राण मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अगर यहाँ तक महाप्राण अल्पप्राण भी मैं समझा दूंगा आपको क्या क्या होता है इसमें भी। जैसे दूसरा, इसमें एक छोड़ के एक होता है अल्पप्राण में, और महाप्राण में यानी हो गया जैसे एक, तीन और पाँच, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण में क्या होता है, ये दो और चार, ये ऐसे करके दोनों अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। इनमें अगर हम यहाँ तक कर लें, ये अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, बाकी और पढ़ा दूंगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे। अल्पप्राण महाप्राण अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, अघोष तो अभी मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं इन दोनों की क्लास डीपली रहूँगा, तो इसमें दोनों, इसको स्किप भी कर सकते हैं हम, ठीक है। वैसे कराने को दोनों करा सकते हैं। ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में, ये 40 क्वेश्चंस हैं, ये आपके आज के लास्ट क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है। ओष्ठ्य वर्ण यानी ओष्ठ में कौन सा विकल्प है, प फ ब भ म, बताइए कौन सा है, प फ ब भ म, कौन सा है, प फ ब भ म, ये ओष्ठ में ही है। मैंने बताया था ना, कंठ,
तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ कौन सा? प, फ, ब, ब, म। ठीक है। तो क्लास के बारे में बता के जाइएगा कैसी रही क्लास, और आपको क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं, जिसमें हमारे क्लास नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। थैंक यू टीचर्स अकेडमी प्लस से जुड़ने के लिए। और बाकी आप अपने फ्रेंडों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है आपसे, और हिंदी की बेहतर तैयारी के लिए और सब्जेक्ट भी कनेक्ट होंगे धीरे धीरे। अभी जैसे मैथ की भी चली थी तो थोड़ा सर का इशू हो गया है। वो भी अभी बहुत जल्दी आएंगे चैनल पे पढ़ाने के लिए। तो ठीक है। ओके, धन्यवाद।